आपकी आवाज। इस वक्त एक और बड़ी खबर। आर्मी चीफ जनरल विक्रम सिंह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक डिटेल प्रेजेंटेशन देंगे। यह प्रेजेंटेशन इसी हफ्ते होने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि इस प्रेजेंटेशन के जरिए प्रधानमंत्री को आर्मी की तैयारी और हथियारों की कमी के बारे में बताया जाएगा। आर्मी के अफसरों ने बताया कि पिछली सरकार ने बहुत सारे फैसले रोक रखे थे। आर्मी चीफ चाहते हैं नई सरकार हथियार खरीदने पर जल्द फैसला करे। अभी आर्मी के पास एम्युनिशन की जबरदस्त कमी है। इस बड़ी खबर और डिटेल के साथ हमारे साथ इंडिया टीवी के रिपोर्टर मंजीत नेगी हैं। मंजीत, क्या डिटेल्स हैं आपके पास में इस जो प्रेजेंटेशन करेंगे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रधानमंत्री को? रजत जी, हमारी जानकारी के मुताबिक सेना की तरफ से जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखने के लिए, उसमें दो चीजों पर खासतौर से जोर होगा। पहली बात, सेना को जो फौरी तौर पर जिन हथियारों की तुरंत जरूरत है उनकी खरीद की बात की जाएगी, क्योंकि पिछली सरकार ने वो फैसले लटका के रखे थे। उसमें सबसे जरूरी है आर्टिलरी गन, जिसकी बात लगातार की जाती रही थी। पिछली सरकार में लगभग सौदा तय हो गया था, लेकिन फिर उसको लटका दिया गया। और दूसरी सबसे अहम जरूरत है सियाचिन जैसे इलाकों में जहां पर सेना तैनात है, वहां पर हेलीकॉप्टर जिससे सप्लाई सेना के पास पहुंचती है, वो हेलीकॉप्टर इस वक्त बहुत कम है सेना के पास। उनको तुरंत खरीदा जाना जरूरी है। ऐसे हथियारों की खरीद की बात की जाएगी। और दूसरी जो अहम बात होगी इस प्रेजेंटेशन की, उसमें सीमाओं की बात की जाएगी, चाहे पाकिस्तान सीमा की बात की जाए और चीन सीमा पर जो तैयारियां रही हैं। खासतौर से पिछले सरकार के दौरान चीन की घुसपैठ को लेकर लगातार खबरें आती रही हैं। तो उस घुसपैठ को लेकर सेना की क्या तैयारी है, माउंटेन कोर बनाने की बात की जा रही है, उस पर सेना का जोर होगा। और एक और अहम बात, क्योंकि सेना इस बात को जान रही है, अभी तक जो कर्टसी कॉल में जनरल विक्रम सिंह की जो मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई और प्रधानमंत्री कितने उत्सुक हैं, कितने चिंतित हैं सेना को लेकर, उसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अभी शनिवार को खुद जो नए रक्षा मंत्री हैं अरुण जेटली, वो नौसेना की तैयारियों का जायजा लेने मुंबई जा रहे हैं। जी मंजीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफी अहम जानकारी आपने दी, बहुत धन्यवाद। फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपको याद होगा, जनरल वीके सिंह, जो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा के लिए चुने गए हैं, पिछली सरकार के डिफेंस मिनिस्टर को उन्होंने एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी डिफेंस प्रिपेयर्डनेस काफी कम है, चीन के मुकाबले, पाकिस्तान के मुकाबले। अगर हमला हो तो हम खतरे में आ सकते हैं। लेकिन पिछली सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, फैसले नहीं किए। पॉलिसी पैरालिसिस का नुकसान आर्मी को हो, यह बात बहुत खतरनाक है। अब आर्मी चीफ प्रधानमंत्री को यह बात साफ साफ शब्दों में बताएंगे। उम्मीद करनी चाहिए कि रक्षा मंत्री अरुण जेटली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में जल्दी फैसले करेंगे। प्रधानमंत्री ने आज सरकार के सभी विभागों के सचिवों से मुलाकात की। मोदी के साथ हुई मीटिंग में 77 बड़े ब्यूरोक्रेट्स मौजूद थे। इनमें गृह सचिव अनिल गोस्वामी, वित्त सचिव अरविंद मायाराम और रक्षा सचिव आर.के. माथुर शामिल हैं। मोदी ने सचिवों को गवर्नेंस का अपना एजेंडा समझाया। मोदी ने बताया कि सरकारी मशीनरी के सबसे बड़े अफसरों से उनकी क्या उम्मीदें हैं। मोदी ने सचिवों को यह भी बताया कि उनकी सरकार की प्रायोरिटीज क्या हैं, प्राथमिकताएं क्या हैं। देश के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी प्रधानमंत्री ने मंत्रियों की गैर मौजूदगी में सीधे सीधे सचिवों से मुलाकात की है। इससे पहले आमतौर पर जब प्राइम मिनिस्टर सचिवों से मिलते थे तो मंत्री भी मीटिंग मौजूद होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी का यह काम करने का तरीका गुजरात का है। गुजरात में वो इसी तरह से सचिवों से मिलते थे। कई बार सेक्रेटरीज की मीटिंग जो कैपिटल सिटी है उससे बाहर किया करते थे, गांधीनगर से जाकर करते थे। संदीप सोनवलकर हमारे साथ में, हमारे संवाददाता। संदीप, क्या अपडेट आप दे सकते हैं नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग के बारे में? देखिए रजत जी, जो बात आप पॉलिसी पैरालिसिस की कर रहे थे, वही बात आज भी नरेंद्र मोदी ने की। वो इसको दूर करना चाहते और यही संदेश उन्होंने अपने बाबुओं यानी बड़े सचिवों को दिया और साफ कहा कि वो डरे नहीं, फैसला लें। क्योंकि सरकार में ज़्यादातर जो अफसर हैं वो डरते हैं कि यदि वो फैसला लेंगे तो कल को जांच होगी और उसके बाद जिम्मेदारी उन पर आएगी। तो मोदी ने साफ कहा कि यदि आप पॉलिसी के तहत फैसला लेते हैं, ईमानदारी से फैसला लेते हैं, तो सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। डरने की जरूरत नहीं है, फैसले लें और डिले ना करें, फाइल को जल्दी से जल्दी फैसला लें, पारदर्शी बनाए प्रशासन को और ये तय करें कि जो फाइल जो है तय समय पर आगे चली जाए। तो कुल मिलाकर ये समझाने की कोशिश थी कि पॉलिसी पैरालिसिस ना हो, सरकार फैसले ले और जल्दी ले। जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी सरकार अब बैठी नहीं रहेगी, फैसले लेगी। एक बात और उन्होंने साफ कही, वो ये कि किसी के प्रति आप भेदभाव ना करें और ना ही किसी को फेवर करें। यानी संदेश साफ है कि करप्शन या किसी के दबाव में ना आए, पॉलिसी पर डटे रहें और चाहे जो। और एक बात और भी
भी उन्होंने जाते जाते कही, जो हमको बताई जा रही वो ये कि कहा कि जब भी परेशानी हो तो सीधे संपर्क करें प्रधानमंत्री कार्यालय से, आपको गाइडलाइंस मिलेंगी कि इस मसले पर क्या करना है। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, काफी जानकारी आपने दी उस मीटिंग के बारे में। असल में नरेंद्र मोदी का काम करने का एक तरीका है, वो ब्यूरोक्रेसी से सीधे सीधे डील करते रहे। 12-13 साल गुजरात में उन्होंने इसी तरह से किया है। अब वो अफसरों को भरोसा देना चाहते हैं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोई उन्हें उनकी किसी ऐसे काम के लिए जिस पर किसी को आपत्ति हो उन्हें रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा। लेकिन उन्होंने अफसरों को साफ साफ ये भी कह दिया कि अब करप्शन का जमाना खत्म हो गया, बेईमानी का जमाना खत्म हो गया, ट्रांसपेरेंसी का जमाना है। लेकिन जो चुने हुए नेता हैं वो नरेंद्र मोदी से यह भी कहना चाहते हैं कि सिर्फ अफसरों के हाथों में न खेले, अफसरों को काम करने दें, लेकिन देश के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात का भी ध्यान रखा जाए। यह प्रधानमंत्री को ध्यान रखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछली सरकार के एक और बड़े फैसले को होल्ड किया है। नई सरकार आने से कुछ दिन पहले पिछली सरकार ने अपने वफादारों को बड़े बड़े सरकारी बंगले अलॉट कर दिए थे। आवास मामलों पर कैबिनेट कमेटी ने 13 मई को कई लोगों को नए बंगले आवंटित करने और कुछ लोगों को सरकारी बंगलों में रहने के लिए एक्सटेंशन दिया था। लेकिन मोदी सरकार ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। जल्दी ही कैबिनेट कमेटी के पुराने फैसले को रद्द कर दिया जाएगा। हम आपको बताते हैं कि यूपीए सरकार ने जाते जाते किन नेताओं को सरकारी बंगलों का तोहफा दिया। अब मोदी सरकार से यह तोहफा वापस ले लेगी। पहला नाम है तरुण गोगोई का। तरुण गोगोई असम के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यूपीए सरकार ने 13 मई को दिल्ली में तरुण गोगोई के नाम जनपद पर एक बड़ा बंगला अलॉट किया। इसी तरह पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली देवड़ा को भी जनपद पर सरकारी बंगला अलॉट कर दिया गया। अगला नाम है नंदन नीलकेनी का। इंफोसिस के फाउंडर्स में से एक नंदन नीलकेनी ने इस बार कांग्रेस के टिकट पर बेंगलोर साउथ से चुनाव लड़ा था, हार गए। नीलकेनी आधार कार्ड जारी करने वाले यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ थे। उन्हें नई दिल्ली में एक सरकारी बंगला दिया गया था। नीलकेनी ने फरवरी में अपना पद छोड़ दिया था, लेकिन यूपीए सरकार की कैबिनेट कमेटी फॉर हाउसिंग ने चुनाव नतीजे निकलने से ठीक 3 दिन पहले 13 मई को फैसला किया कि नंदन नीलकेनी के पास सरकारी बंगला बना रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील केटीएस तुलसी पर भी सरकार ने मेहरबानी दिखाई। तुलसी हरियाणा के जमीन सौदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा के वकील हैं। तुलसी को फरवरी में राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किया गया था। सरकार ने मोतीलाल मार्ग पर टाइप 8 बंगला अलॉट किया। इस तरह के बंगले के लिए बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री इसके लिए हकदार होते हैं, तो ये केटीएस तुलसी को बंगला दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह की पत्नी सरोज कुमारी को भी कैनिंग लेन पर सरकारी बंगले में रहने की समय सीमा को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। प्रसेनजीत बख्शी हमारे संवाददाता हमारे साथ में, जिन्होंने ये खबर हम तक पहुंचाई, जिन्होंने ये डिटेल्स बताई। प्रसेनजीत, ये बड़ा फैसला था पिछली सरकार का, अपने अपने लोगों को एक जिसके कहते हैं रेवड़ियां बांटने का, तो अब क्या होगा? देखिए रजत जी, जो तरीका है कि कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन इन्होंने तो बंगला अलॉट कर दिया, लेकिन सीपीडब्ल्यूडी की तरफ से हैंडओवर की प्रोसेस किया जाता है। वो बंगला में काम किया जाता है, उसके बाद हैंडओवर किया जाता है। और सीपीडब्ल्यूडी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की तरफ से सीपीडब्ल्यूडी को यह बताया गया है कि अब कम से कम अगला जो कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन तैयार हो और उसकी पहली मीटिंग हो, तब तक ये हैंडओवर प्रोसेस जो है, हैंडओवर प्रोसेस को रद्द किया जाए। और ये जो जितने सारे बंगला है, ये बंगला की जो रेनोवेशन की काम है वो भी रोक दिया गया है। तो जब तक ये अगला मीटिंग ना हो, नैतिकता की जगह से ये सरकार की तरफ से ये डिसाइड किया गया, ये फैसला ले लिया गया है कि ये जो बंगला 13 तारीख को एकोमोडेशन कमेटी ने डिसाइड किए थे वो सारे रद्द करना है। इसीलिए ये हैंडओवर प्रोसेस अभी रोक दिया गया है। रजत जी, ये प्रसेनजीत, आप जो जानते हैं कि दिल्ली में बंगलों को लेकर बहुत लड़ाई होती है। लुटेंस दिल्ली में बड़े बंगले में रहना किसी के लिए बड़ी प्रेस्टीज की बात होती है। प्रसेनजीत बख्शी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। असल में कमलनाथ ये जानते थे उनकी सरकार जाने वाली है, वो मंत्री नहीं रहेंगे, उनकी सरकार नहीं रहेगी, तो भी जाते जाते उन्होंने रेवड़ियों की तरह बड़े बड़े बंगले अलॉट कर दिए। जाहिर है कि नई सरकार ने इस फैसले को होल्ड पर रख दिया है। अब जब अगली मीटिंग होगी तो इन अलॉटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। उन लोगों को जरूर तकलीफ होगी जिन्हें बड़े बड़े सरकारी बंगलों में रहने की आदत पड़ चुकी है और जो हर सरकार में जोड़ तोड़ करके अपने नाम अलॉटमेंट करवा लेते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फैसला किया कि अब प्रधानमंत्री कार्यालय हफ्ते में 6 दिन काम करेगा। सभी अफसर 6 दिन ऑफिस में बैठेंगे।
अब तक 5 डे वीक का सिस्टम चल रहा था। प्रधानमंत्री कार्यालय के अलावा सभी मंत्रालय भी हफ्ते में 6 दिन खुलेंगे, यानी शनिवार की छुट्टी खत्म कर दी गई है। सरकार के इस फैसले का औपचारिक ऐलान आने वाले कुछ दिनों में होगा। इस फैसले के लागू होने के बाद केंद्र सरकार के अधिकारियों और मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों को अब हफ्ते में 2 दिन के बजाय सिर्फ 1 दिन की छुट्टी मिलेगी। आपको याद होगा 5 डे वीक का फैसला राजीव गांधी ने लिया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से अफसर ये ढूंढा करते थे कि कब सोमवार को या शुक्रवार को छुट्टी पड़े और आराम से लंबा वीकेंड हो जाए। काम करने वाले इससे परेशान थे, लेकिन जो छुट्टी चाहते हैं वो बड़े खुश थे। एक तरफ वैसे ही हमारे यहां त्योहारों की बहुत सारी छुट्टियां होती हैं और काम करने वाले समझते हैं कि देश में और ज्यादा काम करने की जरूरत है। नरेंद्र मोदी खुद हफ्ते में 7 दिन, साल में 365 दिन और दिन में 18 से 19 घंटे काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने शनिवार की छुट्टी खत्म करने का यह फैसला किया, पहल की। अब आपको सुनवाते हैं पार्लियामेंट के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। आमतौर पर पिछले प्रधानमंत्री बिना मीडिया से बात किए चुपचाप निकल जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी जब पहली बार संसद पहुंचे तो वो पार्लियामेंट में लगे कैमरों के सामने आए और उन्होंने बात की। देश की जनता ने अभूतपूर्व मतदान करके जनप्रतिनिधियों को आशीर्वाद दे करके 16वें लोकसभा का चुनाव किया है। आज उसका प्रारंभ हो रहा है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि लोकतंत्र के इस मंदिर में भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भरपूर प्रयास किया जाएगा। मेरी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पिछली लोकसभा के मुकाबले आज सदन का नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बेंच पर बैठे सांसदों के चेहरे अलग अलग थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सीट पर बैठे जहां पिछले 10 साल से मनमोहन सिंह बैठा करते थे। नरेंद्र मोदी की बगल वाली सीट पर लालकृष्ण आडवाणी बैठे। फ्रंट रो में मोदी और आडवाणी के बाद राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, वेंकैया नायडू, रामविलास पासवान और मुरली मनोहर जोशी बैठे थे। उनके पीछे वाली बेंच पर नितिन गडकरी, अनंत कुमार, हर्षवर्धन और सदानंद गौड़ा दिखाई दिए। सदन में विपक्ष के नेता की सीट खाली रही। अभी तय नहीं हो पाया कि विपक्ष का नेता होगा कौन। विपक्ष के नेता की खाली सीट के बगल में बैठे थे कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। उसके बाद फ्रंट रो में सोनिया गांधी उसी सीट पर बैठी थी जिस पर पिछली लोकसभा में आडवाणी जी बैठते थे। सोनिया के बगल में वीरप्पा मोइली थे। मुलायम सिंह यादव भी विपक्ष में फ्रंट सीट पर बैठे हुए दिखाई दिए। खास बात यह थी कि 16वीं लोकसभा के पहले दिन राहुल गांधी सदन में नजर नहीं आए। हमने बहुत खोजा लेकिन राहुल गांधी दिखाई नहीं दिए। आप भी देखें इन तस्वीरों में, क्या आपको कहीं राहुल गांधी मिल सकते हैं? ढूंढ सकते हैं आप उनको? राहुल आज लोकसभा में मौजूद थे और सबसे पीछे वाली लाइन में बैठे थे। राहुल के बगल में ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको दिखाई देंगे और उनके पास ही शशि थरूर भी दिखाई दिए। असल में आज जिसको जहां जगह मिली वो वहीं बैठ गया। अभी लोकसभा में सीटिंग अरेंजमेंट फिक्स नहीं हुआ है, इसलिए किसकी सीट कहां होगी ये स्पीकर के चुनाव के बाद तय होगा। अब सबको इस बात का इंतजार है कि आडवाणी जी कौन सी सीट पर बैठेंगे, राहुल गांधी कहां बैठेंगे और विपक्ष के नेता की कुर्सी पर कौन दिखाई देगा। आज लोकसभा कार्रवाई गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित हो गई। प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ने मुंडे के निधन पर शोक प्रकट किया। इसके बाद मुंडे के सम्मान में सांसदों ने 2 मिनट का मौन रखा और सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। We deeply mourn the loss of सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ अपने प्रिय नेता की आखिरी झलक देखने के लिए बेताब थी, लेकिन लोग मुंडे की चिता के करीब नहीं पहुंच पा रहे थे। धीरे धीरे अफरा तफरी का माहौल हुआ। कुछ लोग पुलिस से नाराज हो गए और कुछ लोगों ने पथराव भी किया। लोगों को शांत करने के लिए बीजेपी के बड़े और लोकल लीडर्स ने लाउडस्पीकर से अपील की, लेकिन भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। लोगों को शांत करने के लिए खुद पंकजा को सामने आना पड़ा। पंकजा की आंखों में आंसू थे। रोते रोते उन्होंने लोगों से शांत होने की अपील की।
वो कह रही थी कि अपने साहब का सम्मान करने का ये तरीका नहीं हो सकता। इसके बाद वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने गोपीनाथ मुंडे अमर रहे के नारे लगाए। एक वक्त ऐसा भी आया जब परली में गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार के दौरान मुंडे समर्थक भड़क गए। बेकाबू लोगों ने गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया। नाराज भीड़ ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण और राज्य के गृह मंत्री आर पाटिल को घेर लिया। भीड़ ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी और राजनाथ सिंह का भी घेराव करने की कोशिश की थी। नाराज लोग गोपीनाथ मुंडे की मौत की सीबीआई से जांच की मांग कर रहे थे। लोगों का कहना है कि मुंडे की मौत के पीछे साजिश हो सकती है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये लोग गोपीनाथ मुंडे के समर्थक थे, उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनकी मौत को बर्दाश्त नहीं कर पाए और ये गुस्सा बार बार झलका। बड़ी मुश्किल से नेताओं को वहां से बाहर निकाला गया। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने गोपीनाथ मुंडे के एक्सीडेंट की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। वही मांग जो वहां पर मौजूद लोग कर रहे थे। मुंडे इंडिया टीवी के संवाददाता अभिषेक उपाध्याय और भास्कर मिश्रा सुबह सुबह अरविंदो चौक पहुंचे। उन्होंने देखा लोगों को आज भी रेड लाइट की परवाह नहीं है। उन्होंने कुछ सबक नहीं लिया। अभी अभी एक गाड़ी यहाँ से गुजरी है। ये वही जगह है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था गोपीनाथ मुंडे का और हमने देखा तेजी के साथ में, देखिए अभी भी रेड लाइट है और इसको क्रॉस करते हुए चीरते हुए निकल गई, जबकि ये वही जगह है जहाँ एक हादसा हो चुका है। और जो बैरिकेडिंग दिखाई पड़ रही है उसी बैरिकेडिंग के पास एक्सीडेंट हुआ था गोपीनाथ मुंडे की कार का, जिसमें उनका निधन हो गया। और उसके बाद के ये हालात हैं कि अभी भी गाड़ियां यहाँ पर रुक नहीं रही हैं। 5 मिनट तक ट्रैफिक नॉर्मल रहा। लोग रेड लाइट पर रुके। इसके बाद एक और कार आई और बिना लाल बत्ती की परवाह किए सिग्नल तोड़कर चली गई। फिर अभी अभी एक गाड़ी ने रेड लाइट क्रॉस की है। वही इलाका है, वही जगह है, अरविंदो चौक। ये दूसरी गाड़ी है। मुश्किल से 5 मिनट के अंतर पर दूसरी गाड़ी जिसने की रेड लाइट जंप की है, वहीं पर जहां गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अभी देखिए अभी भी रेड लाइट यहां पर है। रेड लाइट अभी भी साफ दिखाई पड़ रही है और यहीं पर रेड लाइट जंप करके गाड़ी गई है। और यही वो जगह है, यानी कि अभी हादसे को बमुश्किल 24 घंटे बीते हैं और अभी भी सबक लोगों ने नहीं लिया है। अभिषेक उपाध्याय उसी जगह पर खड़े थे जहां 24 घंटे पहले गोपीनाथ मुंडे का एक्सीडेंट हुआ था। अरविंदो मार्ग। यहां पर सिग्नल तोड़ने वालों में सिर्फ टैक्सी और कार नहीं थी, मोटरसाइकिल और स्कूटर पर सवार लोग भी लाल बत्ती की जरा भी परवाह नहीं कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया जब सिग्नल तोड़ने की वजह से एक बार फिर एक्सीडेंट होते होते बचा। देखिए मोटरसाइकिल जा रही है, सामने से मोटरसाइकिल रेड लाइट जंप करके जा रही है, अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। और एक और गाड़ी निकल गई, एक और गाड़ी निकल गई, एक मोटरसाइकिल और निकल गई रेड लाइट जंप करके और इनोवा से टक्कर होते होते बची। इनोवा को बैक करना पड़ा है। ये नजारा है, अभी भी गाड़ी बैक कर रही है। ये नजारा है उस अरविंदो चौक की क्रॉसिंग का जहां एक हादसा हो चुका है कि एक के बाद दूसरी गाड़ियां रेड लाइट जंप कर रही हैं और यहां तक कि टक्कर की नौबत भी हमारे कैमरे में कैद हो चुकी है। अगले 5 मिनट बाद एक कार फिर आई जिसने फिर रेड लाइट जंप की, जिसने फिर सिग्नल पर रुकने से इनकार कर दिया। एक और गाड़ी देखिए, एक और गाड़ी क्रॉस कर रही है, रेड लाइट जंप कर रही है। रेड लाइट साफ तौर पे दिखाई पड़ रही है। ये जंप करके सफदरजंग रोड की ओर मुड़ रही है। सफदरजंग रोड का बोर्ड लगा हुआ है और सफदरजंग रोड की ओर अभी अभी क्रॉस रेड लाइट जंप करके गाड़ी मुड़ी है। ये सामने दिखाई पड़ रहा है जिस जगह से इसने टर्न लिया है, यही वो जगह है। यानी कि ये एक सिलसिला है, सुबह के वक्त सिलसिला है कि लगातार गाड़ियां जा रही हैं, रेड लाइट जंप कर रही हैं। और ये वही वक्त है जिस वक्त थोड़ी देर पहले कल गोपीनाथ मुंडे का एक्सीडेंट हुआ था। और इसके कुछ ही देर बाद अभिषेक उपाध्याय ने देखा कैसे एक पुलिस वाला रेड लाइट तोड़कर निकल गया। उसने भी इस कानून का पालन नहीं किया। एक पुलिस वाले को हम देख सकते हैं
अपनी मोटरसाइकिल से रेड लाइट क्रॉस कर, देखिए अभी भी रेड लाइट का निशान है, रेड लाइट यहाँ दिखाई पड़ रही है और मोटरसाइकिल से क्रॉस करते हुए हम साफ तौर पे देख सकते हैं। ये आलम है कि हम पुलिस वाले को देख रहे हैं कि किस तरह से रेड लाइट जंप कर रहा है और अभी यहाँ पर अभी भी रेड लाइट है। ये सारी गाड़ियां यहाँ पर रुकी हुई हैं, इसके ग्रीन लाइट होने का इंतजार कर रही हैं, लेकिन अभी हमारी आंखों के सामने जिसका काम कानून का पालन करना और करवाना है उसको ही हमने रेड लाइट जंप करते जाते हुए देखा। थोड़ी देर बाद 7 बज गए। ट्रैफिक पुलिस वाले अरविंदो मार्ग पर अपनी ड्यूटी पर आ गए, लेकिन किसी ने उनकी भी परवाह नहीं की। ट्रैफिक पुलिसमैन खड़ा रहा, लेकिन लोग रेड लाइट जंप करते रहे। ये देखिए एक और अभी एक स्कूटर यहाँ से क्रॉस किया है और वो देखिए पुलिस वाले वहां देख रहे हैं, 2 पुलिस वाले दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी आंखों के सामने रेड लाइट जंप करके और बहुत ही तेज रफ्तार में यहाँ से स्कूटर वाला निकला है। और आप कल्पना कीजिए कि अगर उधर से अरविंदो मार्ग से कोई गाड़ी आ रही होती तो यहाँ पर हादसा हो सकता था। जिस रफ्तार से स्कूटर निकला है ये आलम इस समय 7:05 हुए हैं और ये आलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो बेहद ही चिंताजनक है और बेहद ही अफसोसनाक भी है। अभिषेक उपाध्याय सुबह 6 बजे, 6:30 बजे, 7 बजे ये वही वक्त था जब गोपीनाथ मुंडे का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक्सीडेंट जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आज उनका दाह संस्कार हुआ, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते हैं, हमने इस घटना से कुछ नहीं सीखा। सरकार ट्रैफिक रूल्स बना सकती है, कैंपेन चला सकती है, लोगों को रिक्वेस्ट कर सकती है कि उन्हें फॉलो करें, लेकिन लोगों को अपनी जान की चिंता खुद करनी होगी। लोगों को इन ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना सीखना होगा। इस बात को याद रखना होगा कि हमारे देश में हर साल 1,31,000 लोग सड़कों पर एक्सीडेंट का शिकार होते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पर गाड़ी ड्राइव करने वालों की गलती होती है, बस चलाने वालों की, ऑटो चलाने वालों की गलती होती है। मेरी आपसे अपील है, सहयोग करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। कुछ सेकंड की जल्दबाजी किसी के लिए खतरा बन सकती है, आपकी जान जा सकती है। जब आप रेड लाइट तोड़ें, जब आप सिग्नल तोड़ें, तो ये जरूर सोचें कि घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, कोई आपकी पत्नी, कोई आपकी बहन, कोई आपकी माँ, कोई आपका पिता, कहीं आपके बच्चे, कोई ना कोई आपका इंतजार कर रहा है। उसका ध्यान रखें और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं। जिन राज्यों में हो रही, जहां हो रही हैं, उनका मीडिया कोई संज्ञान भी नहीं लेता ज्यादा। केवल मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को डेलिबरेटली टारगेट किया जा रहा है, डेलिबरेटली, क्योंकि ये घटनाएं दूसरे राज्यों में होती हैं, मध्य प्रदेश में होती हैं। अभी राजस्थान में मुख्यमंत्री के जिले झालावाड़ में हुई, बलात्कार के बाद जला दिया गया महिला को। और अभी बम्बई में भयंदर में हुई, मध्य प्रदेश में दर्जनों जगह हुई, लेकिन कहीं उसका कोई जिक्र नहीं और कोई नेता वहां गया नहीं। उत्तर प्रदेश में तो चले गए लोग, और कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि ये मामला SC/ST एक्ट में कायम होना चाहिए था, जबकि वो महिलाएं, वो लड़कियां, वो बैकवर्ड कम्युनिटी की हैं।